अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके। चलो अब हम कल क्या पढ़ रहे थे? हम कल पढ़ रहे थे वर्क के बारे में। तो वर्क में हमें आ गई थी तीन एक्सप्रेशंस। ठीक, पहली एक्सप्रेशन कौन सी थी? वर्क इज इक्वल टू एफ इनटू एस। वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, विच मीन्स उसका मतलब क्या था? वो कहां पर है? वो वर्क हम कैसे वो करते हैं? हाँ सर। वो अर्थ फ्लैट से है। फ्लैट वर्क है। फ्लैट वर्क। यस, अगर फ्लैट सरफेस होगी उस पर जब हम बात करेंगे उसकी, तो वहां पर आएगा वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। और अगर हम बात करेंगे अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो उस वक्त क्या होगी इसकी एक्सप्रेशन वर्क की? अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क इज इक्वल टू mgh। यस, एम जी एच। जी है, जी वहां पर है ग्रेविटी। ग्रेविटी अगर हम जी की बात करेंगे, जी का वैल्यू क्या है? अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। जी का वैल्यू क्या है यहाँ पर? जी का वैल्यू क्या है? कल मैंने बोला था 9.8, मैंने बोला था कल, मीटर 9.8। पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये है ग्रेविटी का वैल्यू। यस सर। जब भी कोई एक्सप्रेशन आएगी ना, एम जी एच, तो एम भी हमें पता होगा कि कितने मीटर डिस्टेंस है, जी हाइट भी हमें पता होगी कितनी हाइट है, लेकिन जी हमें पता नहीं है। जी को हमें कौन सा वैल्यू डालना है? 9.8, क्योंकि इसका कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, यस सर। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आज के टॉपिक की ओर। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स क्या है इसकी, ऐसा यूनिट्स क्या है वर्क की। अगर वर्क की बात करेंगे हम, इसका ऐसा यूनिट क्या है? जूल। ठीक, वर्क का यूनिट है, ऐसा यूनिट है जूल। फॉर एग्जांपल जूल। अगर हम यहां देखेंगे, देखो हमारे पास, हमने एक यूनिट का, एक न्यूटन वर्क किया, उसमें हमें कोई काम हमने किया, उस 1 मीटर डिस्टेंस, कोई भी चीज हमने डिस्प्लेस किया 1 मीटर तक, 1 मीटर तक। ठीक, उसमें हमें एनर्जी लगी कितनी? 1 जूल। ठीक, जब हमें किसी काम को करने में 1 जूल एनर्जी लगी और हमने 1 मीटर डिस्टेंस उसमें बढ़ाई, उस चीज को बढ़ाया, दूर किया 1 मीटर डिस्टेंस, तब हम कहेंगे कि ये 1 जूल के बराबर है। मीन्स ये इसका ऐसा यूनिट है उस वक्त। समझ आ गया? फिर से समझो यहां पर। देखो, वर्क इज सेड टू बी 1 joule when 1 Newton of force acts on a body and causes a displacement of 1 meter in a body in its own direction. 1 जूल लगी एनर्जी, 1 यूनिट लगा फोर्स, और 1 मीटर हुआ डिस्प्लेसमेंट। सो उस चीज को हम कहेंगे कि टोटल जो वर्क हुआ, वो टोटल जो एनर्जी लगी इस काम को करने में, वो 1 जूल लगी। ठीक, यस सर। ओके। ना उसके बाद अगर हम अब इसी जूल के बिगर यूनिट्स की बात करेंगे, तो गीगा जूल भी आता है और मेगा जूल भी आता है। गीगा जूल की बात करेंगे तो गीगा जूल इज इक्वल टू 10⁹ एंड मेगा जूल इज इक्वल टू 10⁶ ऑब्जेक्टिव में आता है कभी। ठीक, ये बात याद रखनी है। नाउ अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ वर्क। कितने टाइप से वर्क के? 3 टाइप से वर्क के। एक है पॉजिटिव वर्क, दूसरा है नेगेटिव वर्क, तीसरा है जीरो वर्क। जीरो वर्क की कल मैंने बात की थी, तो आज हम इसको थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। देखो पॉजिटिव वर्क क्या है? पॉजिटिव वर्क हम उस वर्क को कहेंगे जब हम किसी चीज को फोर्स करेंगे और वो उसी डायरेक्शन में मूव हो जाए। किसी चीज को फोर्स अप्लाई करेंगे और वो उसका मूवमेंट जो होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा, तो उस चीज को हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई चीज है, देखो ये कोई बाल है, यहां से इसको मैंने पुश किया और ये इसी डायरेक्शन में मूव हुई, सो हम कहेंगे कि ये जो वर्क है ये पॉजिटिव वर्क है। एग्जाम्पल्स है इसकी, किकिंग फुटबॉल, पुशिंग द डोर। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, सो उस चीज को हम कहेंगे कि ये क्या है? ये पॉजिटिव वर्क है। समझ आ गया पॉजिटिव वर्क क्या है? अब
Yes, sir. Now, another is नेगेटिव वर्क। देखो नेगेटिव वर्क क्या है, यहीं पर मैं नेगेटिव वर्क भी समझाऊंगा। नेगेटिव वर्क की बात अब हम करेंगे। देखो मैंने किसी चीज को, ये कोई यहां पर कोई चीज है, इसको मैंने पुश किया, ठीक है, ये मूव हो रही है, रोल हो रही है, और आगे से ये किसी और चीज को लगी और वापस आ गई। मीन्स कि जिस डायरेक्शन में हम किसी चीज को पुश करेंगे और वो वहां से वापस आएगी अपोजिट डायरेक्शन में, उसका मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में वापस आएगा। सो उस चीज को हम कहेंगे कि ये क्या है, ये नेगेटिव वर्क है। Negative. ठीक, समझ आ गया क्या है नेगेटिव वर्क? अब एक और चीज है इसमें, जीरो वर्क। देखो जीरो वर्क क्या है। अब जीरो वर्क हम तब कहेंगे जब जो लोड होगा उसका जो एंगल होगा वो एंगल 90 डिग्री पर होगा। फॉर एग्जांपल, कोई मूव कर रहा है, इसके सर पर कोई चीज है, ये एक इंसान है खड़ा है, इसके सर पर कोई चीज है। अगर इस चीज का एंगल इससे, इस जमीन के एंगल से 90 डिग्री बन जाएगा, सो इट मीन्स जो लोड होगा वो जीरो वर्क का लोड होगा। उस वक्त इसके सर पर कोई भी वजन नहीं लग रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो 90 डिग्री एंगल होता है वो उस जो वो काम कर रहा है वो उसको जीरो वर्क बनाता है। समझ आ गया आप? अगर कुली कोई बैग सर पे उठाता है तो इट मीन्स ये प्लेटफॉर्म से मूव कर रहा है और इसका एंगल 90 डिग्री बन रहा है जो उसके सर पर है। सो इट मीन्स कि इस पर कोई भी लोड नहीं है। उस वक्त हम कहेंगे उस वर्क को जीरो वर्क। समझ आ गया? Yes, sir. फिर से ऐसे ही सैटेलाइट है जो कि राउंड मूव कर रहा है अपने ऑर्बिट में, ठीक। सो उस वक्त भी वो कोई वर्क नहीं कर रहा है, उस वक्त भी वो जीरो वर्क कर रहा है, ठीक। ये कुछ एग्जांपल्स है इसकी। समझ आ गया आप, या फिर से समझाओ जीरो वर्क? फिर से समझाए सर। ओके, देखो ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है नीचे, इस पर कोई आदमी खड़ा है, इसके सर पर कोई भी चीज है। अगर ये चीज यही रहेगी इसी एंगल पर, यानी कि 90 डिग्री एंगल पर ये रहेगी, तो हम कहेंगे कि जीरो वर्क है, इसके सर पर कोई भी वजन नहीं है। और अगर ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में जाएगा ये लोड, तो इट मीन्स कि उस वक्त इसके सर पर बहुत ज्यादा लोड होगा। अब आपको पता भी होगा जब सर पर सीधे कोई लोड होता है तो हमें उतना भारी नहीं लगता है जितना अगर वो थोड़ा सा साइड में जाएगा। अगर थोड़ा बहुत साइडस वाइडस गए ना तम सात बसान कि गोब चीज, अगर कलस पे स्ट्रेट आसान तम सात बसान वजन कहें। गो यह वर्क जीरो वर्क। अ चीज वन कि यह जीरो वर्क यम सात। समझ आ गया? Yes, sir. टाइम इज अ सैटेलाइट। देखो सैटेलाइट भी जब अपने ऑर्बिट से बाहर जाता है तो वो भी घूमता रहता है, फिर उसको भी किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, सो वो भी जीरो वर्क होता है। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस है। देखो, why work done is zero when person carrying suitcase vertically in hand walks in horizontal direction? यहां पर मैं आपको ये समझाऊंगा, इससे दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो कोई आदमी चल रहा है, ठीक, इसके हाथ में सूटकेस है, इसके हाथ में सूटकेस है। अगर ये सूटकेस 90 डिग्री एंगल बना रहा है इस इंसान से, तो हम कहेंगे यहां पर देखो कैसे, W इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा। अब हमें पता है ये एंगल कितना था, 90 डिग्री था एंगल, जैसे मैंने कल बोला था। तो कॉस थीटा की जगह क्या आएगा, 90 डिग्री। और अगर हम देखेंगे कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, ग्राफ में देख सकते हो, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू है 0, ठीक। और जब हम देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करके एफ एस, कोई भी वैल्यू मानो एफ एस का,
उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो वैल्यू क्या निकलेगा वहां से? व्हाट विल वी गेट? एफ एस हमारे पास है, मान के चलो F10 था, एस था 10, इनटू करो इसको 0 से, बोलो वर्क क्या निकलेगा? समझ आ रहा है? 0. समझ आई वन? यस सर। देखो यहां से फिर से समझो, फिर से मैं समझाऊंगा। देखो हमारे पास है कोई चीज F इंटू एस, F का वैल्यू हमें दिया हुआ है मान के चलो 10, S का वैल्यू मान के चलो हमारे पास 9 है, और हमारे पास और एक cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू जब हम देखेंगे ग्राफ से तो वो 0 है। तो मुझे बता यहाँ क्या निकलेगा आंसर, वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ पर? 0. 0, क्योंकि 10 इंटू 9 और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई 0 से किसी भी चीज को करेंगे तो वैल्यू क्या निकलेगा? 0 भी। Zero. इससे पता चलता है कि वर्क कितना निकलता है? 0। तो टोटल 0. वर्क कितना हुआ यहाँ पर? 0। जब भी सूटकेस 90 डिग्री पर या कोई भी चीज 90 डिग्री पर होगी तो उस वक्त वर्क कितना होगा? 0। क्लियर? 0. तो इससे ये Yes, एक्सप्रेशन sir. क्लियर हो गई ना। उसके बाद What is the magnitude of work when a man is pushing a wall? देखो कोई आदमी है, ये किसी वॉल, किसी दीवार को पुश कर रहा है, बोलो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क क्या होगा? ये यहाँ पर दीवार है, इसको कोई आदमी यहाँ पर ये इसको पुश कर रहा है, बताओ इसने कितना काम किया? कुछ भी नहीं सर, दीवार नहीं हिलेगा। क्यों नहीं किया कुछ भी काम? उसकी वजह ये है क्योंकि सर एवरी इक्वेशन इज इक्वल। यस, क्योंकि वर्क के लिए जरूरी है पहले फोर्स, वो इसने किया। एक इक्वेशन ठीक हो गई, सेटिस्फाई एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन इसकी ये है कि वर्क के लिए और एक चीज जरूरी है, वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक नहीं हुआ, या वॉल का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। इट मीन जो दूसरी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, इट मीन इसने 0 काम किया। ये वन तेल वनो यह देवार हसा गो ये ये तम मूव, अगर 10 नफर ते दोस अनवो कुन देवार दप ये दिव सा दक, शाम तान आस देवार पन्ने जाय सा मूव गोमुत कीन, अमुक मतलब गो शामस तमो कर्मस कीन। तो इट मीन्स वर्क इज 0। अगर ये मूव होगा सो इट मीन्स की वर्क हो गया। क्लियर? फोर्स तो अप्लाई हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट जरूरी है। ओके उसके बाद एक और क्वेश्चन है। हाँ ये आप देखो, क्वेश्चन नोट करो, ये आपको खुद करना है। देखो, a force of 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए ऑब्जेक्ट। 7 न्यूटन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 8 मीटर, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसी डायरेक्शन में। Let us take that the force acts on the object through the displacement. What is the work done in this case? मुझे बता कि यहाँ पर कितना काम हुआ। सभी बता मुझे कितना काम हुआ। काम वर्क डन इज इक्वल टू F into S. हाँ, so total work, how much work? सर 8 नहीं, 8 जूल। फिर से चेक करो कितना काम हुआ। सर F into S किया ना, फिर वही निकलता है ना। फिर क्या निकलता है? 8 जूल। नहीं, कहां से निकलेगा 8? सिंपल कंसेप्ट है, आसान है। देखो F किया इंटू किया S, और ना F कोता छ 7, S कोता छ 8। सर ये 7 1 है सर, ये 7 और 8 है। 7 यहाँ 8 दिया हुआ है ना, यहाँ 7 न्यूटन। यहाँ पर देखो 7 हाँ न्यूटन, सर यहाँ पर 8 मीटर्स है। सो इट मीन जब ये हो इंटू करेंगे तो इट इज 56 इतना काम हुआ। ठीक, समझ आ गया? यस सर 56। सो इस तरह से ये वाला जो वर्क का जो हमारा पोर्शन था ये खत्म हो गया। कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह एनर्जी और पावर। क्लियर? यस जहां तक समझ आ गया? यस
कहीं Yes, पर sir. कोई डाउट है? No, sir. मुझे बताना, बताओ सर कभी अगर लास्ट में कोई डाउट है, जूल डालना है ना? क्योंकि कल आगे बढ़ना है। सर लास्ट में जूल डालना है ना फिर? हाँ, ओके सर. वो तो पता ही है। वर्क कैसे डिनोट होता है, उसका यूनिट ही ऐसा यूनिट क्या है, जूल है उसका। ठीक, ओके सर. ओके।